अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंट आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं, ये जो इमेजेस हैं ये एक्चुअल में हमारे पास एक स्टोरी बोर्ड है। स्टोरी बोर्ड क्या होता है? स्टोरी बोर्ड ये होता है कि आप अपनी एनिमेशन को, अपनी वीडियोस के डिफरेंट सीन्स को पिक्चर की फॉर्म में बना लेते हैं। ये प्लानिंग का पार्ट है और प्लानिंग के अंदर ये काम करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपकी स्टोरी मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब हो जाती है। आपने एनिमेशन के कौन कौन से स्टेप्स करने हैं वो इसमें डिस्क्राइब हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी एनिमेशन का जो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है वो अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है। वो बता सकता है कि मुझे पहले वाले सीन के अंदर ये फीचर्स चाहिए और इसके अंदर ये एलिमेंट्स होंगे और इसके अंदर इस किस्म की एनिमेशन होगी, और इसके बाद पहले सीन के बाद दूसरा सीन कौन सा होगा। अभी आप ये देखें तो ये हमारे पास जो है वो इस वाले सीन में, जिसका नाम शॉट 1 रखा हुआ है यहाँ पे, इसमें आपके पास एक ब्रिज रिप्रेजेंट हो रहा है। नीचे यहाँ पे 2 लाइंस लिखी हुई हैं। जनरली हम इन लाइंस के अंदर स्क्रिप्ट लिखते हैं जो कि यहाँ पे बोला जाएगा। इसके बाद अगले वाले सीन में देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 2 पाँव हैं और वो उसके अंदर चलने का या वॉक इफेक्ट है, और वो किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे टेप रिकॉर्डर नज़र आ रहा है, टेप रिकॉर्डर के पास आ रहा है। इसे अगले वाले सीन में आप देखेंगे तो यहाँ पे अब आपको एक हाथ भी नज़र आ रहा है। अब ये हाथ जो है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये टेप रिकॉर्डर जो है वो उठाया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट में आके अगले सीन में ये नज़र आ रहा है कि टेप रिकॉर्डर को प्ले किया जा रहा है। अगले सीन में यहाँ पे शॉट 13 में देखें तो इसमें ये इफेक्ट है कि आपकी इस टेप रिकॉर्डर को हेडफोन लगा के कोई पर्सन जो है उसको अपने कान में लगाने लगा है। और इसमें देखें तो अगले वाले सीन के अंदर जो है वो एक करैक्टर जो है उसने अपने कान के ऊपर जो है हेडफोन को लगाया हुआ है। तो ये जो भी हमने जितने सीन देखे हैं, इन सीन से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी एनिमेशन कैसे होगी। कि हमें पहला जो इफेक्ट आएगा जिसके अंदर हम एक ऐसे व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस पे जो बिल्कुल वीराना इलाका है और उस वीराने इलाके के अंदर एक ब्रिज है, और उस ब्रिज के बाद जो है एक सीन रिप्रेजेंट करने के बाद उसमें दिखाया जा रहा है कि कोई पर्सन जो है वहाँ पे मूव कर रहा है या वहाँ पे वॉक कर रहा है, और वॉक करते हुए उसको जो है वो एक टेप रिकॉर्डर मिला। टेप रिकॉर्डर मिलने के बाद उसने टेप रिकॉर्डर को उठाया, और उठाने के बाद उसको सुनने के लिए उसने हेडफोन लगाया, और हेडफोन लगा के उसने अपने कान पे लगा लिया। इससे बाकी अगर आप आगे के जो है वो देखेंगे तो उसके अंदर बाकी की जो है वो स्टोरी इसमें चल रही है कि इसके अंदर क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। अब इस वाले सीन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आगे नीचे लिखा हुआ है शी पुट्स हर ईयरफोन ऑन। तो इसमें साथ में ये डिस्क्राइब भी कर दिया कि यहाँ पे आपकी मकसद क्या है, यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं। और जनरली जो शी पुट्स हर ईयरफोन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नॉर्मली जो है वो बैकग्राउंड की वॉइस भी हो सकती है, आपकी एनिमेशन का पार्ट हो सकती है, जिसमें कोई नरेटर जो है वो इस स्टोरी के बारे में बताना चाह रहा है कि इस स्टोरी के अंदर ये करेक्टर जो है वो ईयरफोन लगा के कुछ सुनने लगे। तो डियर स्टूडेंट, आप जब भी एनिमेशन बनाएं सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उसके स्टोरी बोर्ड डेवलप करें। स्टोरी बोर्ड डेवलप करते हुए स्टोरी बोर्ड की में इमेजेस का बेस्ट होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये प्लानिंग का पार्ट होता है। लेकिन जब आप उसको एक दफ़ा बना लेते हैं तो आपको अपना आइडिया क्लियर हो जाता है कि आपने इसमें करना क्या है। जब अपने आइडिया को आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर एनिमेशन का प्रोसेस काफ़ी आसान होता है। अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर आपके एनिमेशन का प्रोसेस जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। वो इसलिए मुश्किल होता है कि आपके माइंड में फिर बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं और वो आइडियाज़ क्लियर नहीं होते, और इसकी वजह से आपकी एनिमेशन जो है वो डिले हो जाती है। और इवन ये कि आपकी एनिमेशन जो है वो प्रॉपर भी नहीं हो पाती, क्योंकि जब आप यहाँ पे स्टोरी बोर्ड के ऊपर काम करते हैं तो आप उसके अंदर फिर ये भी देख लेते हैं कि एक सीन का दूसरे सीन के दरमियान में क्या इंटरेक्शन होगा, क्या सिंक्रोनाइजेशन होगी। लेकिन अगर आप जो है वो रन टाइम पे जो है वो बनाते जाते हैं तो बनाते हुए आपको जो है वो सिंक्रोनाइजेशन का आइडिया नहीं हो रहा होता, आप अपने फ्लो में चलते जाते हैं। जब आप बना चुके होते हैं फिर आपको बाद में जब व्यू करते हैं या उस एनिमेशन को देखते हैं तो उस सूरत में आपको पता चलता है कि ये एनिमेशन प्रॉपर नहीं बनी। अब ज़रा हम सेल एनिमेशन पे आते हैं। सेल एनिमेशन जो है वो एक टेक्निक है जो कि कंप्यूटर एनिमेशन से पहले इस्तेमाल की जाती रही, अभी भी इस्तेमाल होती है,
और इवन आपकी कंप्यूटर की जो एनिमेशन है उसके अंदर सारे एनिमेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी यूज़ होते हैं। सारे एनिमेशन की टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की गई डिज़नी के साथ। डिज़नी ने बच्चों के लिए सबसे पहले टीवी के ऊपर एनिमेशन के प्रोग्राम जो है वो डेवलप करना शुरू किए, और उसमें जो आपकी एनिमेशन थी वो जनरली 20 फ्रेम पर सेकंड के लिहाज से बनाई जाती थी। इसमें डिफरेंट ग्राफिक्स जिन्हें सेल कहा जाता है इस्तेमाल होते थे, और उनसे आपके पास एक मूवी फिल्म बना करती थी। उसमें एक जो एनिमेशन है उसके अंदर 1440 सेपरेट फ्रेम हुआ करते थे, और ये सारे के सारे फ्रेम जो वो हाथ से बना करते थे। और इस एक फ्रेम में भी आपके पास मल्टी लेयर ऑफ सेल्स हुआ करते थे। मल्टी लेयर ऑफ सेल्स का मतलब यहाँ पे ये है, फ्रेम है उसके अंदर सिर्फ एक इमेज नहीं होती बल्कि मल्टीपल इमेजेस होती हैं जो कि डिफरेंट ट्रांसपेरेंट शीट्स के ऊपर बनाई जाती हैं। शुरू में जब एनिमेशन बनाई जाने लगी इसमें बहुत ज़्यादा आपको आर्ट वर्क डिज़ाइन करना था। अब बहुत सारा आर्ट वर्क ऐसा था जो कि रिपीट हो रहा होता है, मिसाल के तौर पे किसी भी सीन का बैकग्राउंड, और बहुत सारा ऐसा आर्ट था जो कि चेंज हो रहा होता है, जैसे कि फ्रंट पे मौजूद कार्टून करेक्टर्स वगैरह जो है वो डिफरेंट एक्टिविटी या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिहाज से ये काम देखना पड़ा कि अगर सारे की सारी इमेजेस को बार बार बनाया जाए तो वो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर ये किया गया कि डिफरेंट शीट्स ली गई जो कि ट्रांसपेरेंट शीट्स थी, और उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म के आर्ट डेवलप कर दिए गए। उसका फ़ायदा ये होता कि जो आपकी बैकग्राउंड की इमेजेस हैं वो जब एक दफ़ा बन जाती हैं तो वन टाइम स्टिल रहती हैं, और फिर आप दूसरी शीट्स के ऊपर रख के आप जो है दूसरे करेक्टर वगैरह बना के उसके ऊपर जो है चेंजेस क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट सेल्स के ऊपर रहते हुए आपकी एनिमेशन हो जाती है। फ़ायदा इसका ये हुआ कि आपका बहुत सारा आर्ट जिसका रिपीटेटिवली यूज़ होना था वो आपने रिड्यूस कर लिया, आप उसको वन टाइम बनाते हैं, और जितना आर्ट आपको चेंज करना है आप सिर्फ उसके ऊपर जो स्ट्रगल करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा काम आपका रिड्यूस हो गया। सेल एनिमेशन में जो आर्ट वर्क है उसका आगाज़ होता है की फ्रेम से। की फ्रेम क्या होता है? की फ्रेम ऐसे फ्रेम्स हैं जिसकी बेस पे आप अपनी एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक सीन है और उस सीन में एक करेक्टर लेफ़्ट से राइट वॉक कर रहा है, तो उसमें पहला सीन होगा जिसमें करेक्टर जो है वो लेफ़्ट साइड पर होगा, उसकी वॉकिंग स्टार्टिंग पोजीशन होगी, और उसका दूसरा आपके पास एंडिंग होगा फ्रेम जिसमें करेक्टर राइट साइड पे पहुंच चुका है और उसकी जो भी वॉकिंग की जो स्ट्रेट है या फेज है वो उस पर व्यू हो रहा होगा। ये काम इसलिए कर लिया जाता है कि आपकी एक एनिमेशन का स्टार्टिंग और एंडिंग के बाद आप उसके दरमियान के फ्रेम बनाना शुरू करते हैं। तो डिज्नी के अंदर कुछ ऐसे हुआ करता था कि जो स्पेशल और एक्सपर्ट आर्टिस्ट थे वो फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम ऑफ द सीन बना लिया करते थे। इवन एक सीन के ही मल्टीपल पार्ट्स बना लिया करते थे, और उसके दरमियान में जो आपको डिफरेंट फ्रेम थे जो कि उसकी मोशन को प्रेजेंट करने थे वो जूनियर आर्टिस्ट किया करते थे, क्योंकि एक्सपर्ट आर्टिस्ट जो हैं वो किसी भी करेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर लेते थे, तो उसके बाद उसकी कॉपी बना के उसके अंदर माइनर अल्ट्रेशन करना ये जूनियर आर्टिस्ट के लिए बड़ा आसान हो जाया करता था। सेल एनिमेशन में एक कॉन्सेप्ट है ट्विनिंग का। ट्विनिंग में कुछ ऐसे होता है कि जब एक्सपर्ट आर्टिस्ट दो की फ्रेम बना लेते हैं तो जूनियर आर्टिस्ट जो है उन फ्रेम को फॉलो करते हुए बीच के फ्रेम बनाया करते हैं। यही कॉन्सेप्ट ट्विनिंग का एनिमेशन डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट बना के उनको दो की फ्रेम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक की फ्रेम में ऑब्जेक्ट की पहली सिचुएशन, कंडीशन और पोजीशन होती है, दूसरे की फ्रेम में उसी ऑब्जेक्ट की दूसरी सिचुएशन, कंडीशन और पोजीशन होती है, और फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम बीच के फ्रेम डेवलप किए जाते हैं। ये जो काम है पहले जूनियर आर्टिस्ट जो है वो पेंसिल से किया करते थे,
अब यही काम जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम्स को यूज़ करके कर लेते हैं।